सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर सेमेस्टर 7 पेपर 2 हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज हमें स्टार्ट करना है पेपर 2 का विषय। पेपर 1 में हमने यहाँ पर अभी तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित और उस ग्रंथ की 110 कारिकाएं, 110 श्लोक हम यहाँ पर देख चुके हैं। मूल गुण अधिकार के अंतर्गत हमने 4 मूल गुण अहिंसाणुव्रत, अणुव्रत अधिकार में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत, इन 4 अणुव्रत की चर्चा 110 नंबर के श्लोक तक कर ली है। आज हम यहाँ पर अगला विषय अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगला विषय चूंकि हमारा नयों पर आधारित है, जिसका नाम है आगम के नए। आगम के नए नाम से ये जो विषय है, इस विषय को हमें यहाँ पर प्रारंभ करना है। और इस विषय को जो हमें पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक विशेष यहाँ पर अलग से नहीं बताई गई है, पर हमें ये विषय जो परम भाव प्रकाशक नए चक्र डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल जी द्वारा रचित जो रचना है, उसी के अंदर परम भाव प्रकाशक नए चक्र में ही द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए, इस विषय को हमें वहां से देखना है, वहां से रेफरेंस लेते हुए पढ़ना है। पूरा उस विषय से मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं भी चल के हम उसके मेन विषयों को देखकर तैयार कर सकते हैं। पेज नंबर 207 है परम भाव प्रकाशक नए चक्र का। उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप पर आज डाली है, आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। उसी पीडीएफ के आधार से हम पढ़ सकते हैं। और आप सभी के पास पुस्तक भी होगी, अगर नए चक्र की आपके पास पुस्तकें हैं तो आप उनको निकाल लीजिए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस नए का जो विषय है उसको कहा गया है आगम के नए। तो आगम के नए, इसका मतलब कोई दूसरे भी नए होते हैं क्या? कि हाँ, जो हमने निश्चय और व्यवहार नए पढ़े हैं, ये दोनों नए कहलाते हैं अध्यात्म के नए। और आगम के नए जब भी बात आएगी, आगम के नयों के जब जब वर्णन आएगा, तो आगम के नयों में नाम आता है सबसे पहले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि निश्चय व्यवहार कहो, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कहो, एक ही बात है, पर ऐसा नहीं है। जिन आगम में इन दोनों नयों का जो समूह है, जोड़ा है, उनका प्रयोग अलग अलग स्थान पर बताया है। निश्चय नय का अलग स्वरूप होता है और व्यवहार नय का अलग होता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का अलग स्वरूप होता है। मतलब हम मिक्स ना करें। कहीं पे निश्चय लिखना हो तो हम सोचते द्रव्यार्थिक लिख दें, कहीं पे व्यवहार ने लिखना हो तो पर्यायार्थिक लिख सकते हैं क्या? कि नहीं, दोनों का विषय, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, जो हमें अंतर इन नयों को समझकर ही, मतलब जानकर ही समझ में आएगा। निश्चय व्यवहार के दोनों नए जो अध्यात्म के नए हैं, इनको तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने पढ़ा था, जो अपनी पुस्तक के आधार से हमने नए की जो पुस्तक थी, जिसमें हमने नए चक्र गाइड से पढ़ा था दोनों नयों को डिटेल में, पिछले सेमेस्टर में, उससे पहले में। और उसमें हमने निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप, उनका भेद और उनका प्रयोग, जिन आगम में उनका स्थान। ठीक उसी प्रकार द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दो नए आगम के नए हैं, उनका स्वरूप पढ़ना है, भेद प्रभेद पढ़ने हैं और उनके भेदों का स्वरूप। इतना विषय है हम इसमें देखेंगे। अब थोड़ा सा जो है, निश्चय व्यवहार नए अधिक प्रचलित होते हैं, तो ज्यादा हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। उनका प्रयोग हम सुनते रहते हैं, प्रवचन में, कक्षाओं में या ग्रंथों में पढ़ने में भी ज्यादातर हमें यही प्रयोग में मिलते हैं। परंतु द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए भी इसी प्रकार आत्मानुभूति से लेकर वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, 6 द्रव्य 7 तत्वों के ज्ञान के लिए उपयोगी है। दोनों नयों को वस्तु को जानने के लिए उपयोगी बताया गया है। तो वस्तु के से ही प्रारंभ करते हैं।
वस्तु का स्वरूप दो प्रकार से कहा जाता है, सामान्य विशेषात्मक। सामान्य और विशेष। वस्तु में कुछ धर्म, वस्तु के अगर हम अभेद स्वरूप को देखते हैं तो वो सामान्य कहलाते हैं, और उसमें कितने गुण हैं, कितनी पर्याय हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी है, कितना क्या गुण, उनकी क्या पर्याय, ये सब कहलाती है विशेषता। तो कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु में ये दो धर्म लागू पड़ते हैं, सामान्य और विशेष। ठीक है, हर वस्तु में। और चाहे आप कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी मोबाइल है या कोई वस्तु है, ये सामान्य से भी है और इसमें विशेष धर्म भी है हर वस्तु में। जैसे हमने बात करी कि सोने का हमने एक हार लिया, तो उस वस्तु में भी, सोने के मतलब नेकलेस में, हार में भी दोनों धर्म लगेंगे। सामान्य रूप से देखने पर वो क्या दिखेगा हमें, सोना, वो सामान्य अंश हो गया। और पीला है, गोल है, चमकता है, भारी है, सॉफ्ट है, और कीमती है, कितने कैरेट का है, कितना वजन है, ये सब चला जाएगा उसके विशेष में। ठीक है, तो दो चीज हो गई, सामान्य और विशेष। अब एक ही वस्तु में दोनों चीज लागू हो गई, ठीक उसी प्रकार हर वस्तु पे लागू होगी। जीव भी, आत्मा भी, मैं और आप सब भी एक वस्तु हैं, तो आत्मा के स्वरूप को भी समझने में ये सामान्य और विशेष दोनों को समझना होगा। ठीक है, किसी भी अब वस्तु को उठा लीजिए, जैसे मैंने आपको सोने का एग्जांपल दिया, ऐसी और भी वस्तु पे आप लगा के देखेंगे तो उसमें भी सामान्य और विशेष धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी आप अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं। थोड़ा सा विषय जटिल है, तो मुझे समझ में आएगा आपके चेहरे देखकर आपको कितना समझ में आ रहा है, और नहीं आए तो आप बीच में डाउट पूछ सकते हैं। तो सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषया, सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु का विषय, वस्तु का स्वरूप होता है। और जब हम प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण आपने सुना है प्रमाण का नाम, प्रमाण और नय, जब हमने नयों की चर्चा स्टार्ट करी थी तो यहीं से की थी कि प्रमाण और नय, वस्तु को सर्वदेश जानना ये कहलाता है प्रमाण, और उसके एक अंश को जानना कहलाता है नय। दोबारा, वस्तु को सर्व अंश में सर्वदेश रूप से जानना ये कहलाता है प्रमाण, और उसके एक अंश को जानना ये कहलाता है नय। तो प्रमाण नय से वस्तु को जाना जाता है, जो हम पढ़ के आए हैं, प्रमाण नय रतिकमा, प्रमाण और नय से जानने में आता है। तो नयों से कैसे जानेंगे, तो पहले हमें उसके लिए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों से कैसे जानेंगे, ये जानने के लिए पहले प्रमाण को समझना पड़ेगा। एक भी जो भी वस्तु होती है, हर वस्तु में जितने सारे गुण हैं, पर्याय हैं, उनका भेद ना करके उनको अभेद रूप से अगर हम देखें, कोई भेद नहीं करा हमने, अगर उसको सामान्य रूप से देखते हैं तो वो वस्तु कहलाती है प्रमाण का विषय। मतलब वस्तु के किसी भी प्रकार के भेद ना करके उसका सामान्य से देखना और उसमें द्रव्य पर्याय दोनों को शामिल करके देखना, वो कहलाती है प्रमाण का विषय। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सोना है, तो आपको ना उसमें सोने का कलर देखना है, ना सोने का पीलापन देखना है, ना सोने का वजन देखना है, ना उसका कैरेट देखना है, ना कुछ, बस उसको अभेद रूप से वस्तु को जानना, ये कहलाता है प्रमाण से जानना। ठीक है, जिसमें सब शामिल हो जाएगा, द्रव्य गुण पर्याय। पर क्योंकि सामान्य से आप किसी वस्तु, प्रमाण से आप किसी वस्तु को जनरल तो जान सकते हो, पर विशेष रूप से जानने के लिए हमें नयों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी हैं, सब विद्यार्थियों को हमने देख लिया। ठीक है, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे और ये हम जूम पर देख रहे हैं, तो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो एक साथ सबको जान लिया। अब कोई इंडिया से है, कोई न्यूयॉर्क से है, कोई यूके से है, कोई कहीं से है, इन सबको हमने बिना भेद करे सबको एक साथ जाना, इसको हम समझ सकते हैं ये हो गया प्रमाण से जानना। अभी मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सीधा ये देखा कि 11 पार्टिसिपेंट्स है और सब विद्यार्थी हैं, सब एक समान सबको जान लिया। ठीक है, अब विशेष जानना क्या होगा, अब मुझसे ये पूछे कोई, या मुझे ये जिज्ञासा हो कि आप ये बताइए आपकी कक्षा में इंडियन कितने विद्यार्थी हैं, या आपकी कक्षा में
ऐसे कितने विद्यार्थी है जिन्होंने वीडियोज ऑन करी है? ये हो गया विशेष रूप से। अब मैं उसको विशेष रूप से देखेंगे, आपके नाम देखेंगे, आपके एड्रेस देखेंगे, आपके हम इसमें काउंट करेंगे। विशेष रूप से जानना कहलाएगा ये नयों से जानना। मतलब इसमें हमने कुछ एक एक पर्टिकुलर क्वालिटी को हाईलाइट किया, या किसी के एड्रेस को देखा, या वीडियो ऑन है या ऑफ है ये चीज देखी। इन सब को अगर हम देखते हैं ऐसे किसी एक पर्टिकुलर अंश से, तो अंश से जानना हो गया नए को जानना। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण इसमें हो सकते हैं। मैंने कहा कि हम सब व्यक्ति हैं, या सब जैन हैं, सब मनुष्य हैं। ये सामान्य से प्रमाण से जानना हो गया, मतलब प्रमाण से जानना। फिर हमने कहा कि नहीं, इसमें से व्यक्तियों में से स्त्री पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं। पुरुषों में हमने ये देखा कि इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, टीचर कितने हैं। ये सब एक एक अंश को देखा। अब मैंने किसी व्यक्ति को देखा कि इंजीनियर है, तो ये उसका एक अंश को हमने जान लिया। ऐसे करके हमें विशेष का ज्ञान होने से सामान्य और विशेष से वस्तु का जानना होता है। तो जहां सामान्य विशेष का भेद ना हो वो कहलाता है प्रमाण, और जहां सामान्य और विशेष का भेद हो जाता है वो कहलाता है न्याय। ठीक है, अब दो भेद हो गए, सामान्य और विशेष। अब यहां हम इसको जब अब और आगे बढ़ते हैं विषय में, तो ये कहा जाता है कि वस्तु में भी ऐसे दो धर्म है, एक उसका सामान्य अंश और एक उसका विशेष अंश। तो जो वस्तु के सामान्य अंश को, या जिसे कहेंगे द्रव्य अंश को जो विषय बनाए, वो कहलाता है द्रव्यार्थिक न्याय। और जो वस्तु के विशेष को, पर्याय अंश को विषय बनाए, वो कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय। ठीक है, ये दो प्रकार से। दोबारा बताता हूं कि जो वस्तु के सामान्य अंश को विषय बनाए वो कहलाता है द्रव्यार्थिक न्याय, और जो वस्तु के विशेष अंश को विषय बनाए वो कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय। इसको दूसरे शब्दों में भी हम ऐसा कह सकते हैं, जो द्रव्यांश को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक न्याय, और जो पर्यायांश को विषय बनाए वो कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय। हर वस्तु में दो धर्म है, सामान्य और विशेष। कोई भी वस्तु आप मुझे ऐसी बताइए जिसमें द्रव्य ना हो, पर्याय मात्र हो, या किसी में पर्याय ना हो, द्रव्य मात्र हो। ऐसी कोई वस्तु होती है क्या? कि नहीं, द्रव्य पर्यायात्मक ही वस्तु होती है। तो दोनों अंश है। अब दो अंश है तो दोनों को विषय भी बनाया जा सकता है। जहां द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं करा, बिल्कुल अखंड देखा, वो तो चला गया प्रमाण में, वो अलग हो गया। अब हम आ गए भेद में, दो अंश देखे, एक द्रव्यांश और एक पर्यायांश। जैसे मिट्टी के बने हुए घड़े हैं, मिट्टी के बने हुए ग्लास है, बर्तन है। उन सब में आपने बर्तन को देखा कि घड़ा है, या फिर प्लेट है, या कटोरी है, ये सब चीजें देखा, तो ये सब उसके पर्याय अंश को देखना हो गया। ये चला जाएगा पर्यायार्थिक न्याय में। और हमने उनमें देखा मिट्टी इसमें भी है, मिट्टी इसमें भी है, मिट्टी इसमें भी है, इन सब में एक समान चीज है, वो है मिट्टी। ये कहलाता है उनका द्रव्यांश, और ये चला जाएगा द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। सीधी सीधी बात ये कहें और सरल भाषा में, द्रव्य को जो विषय बनाए वो है द्रव्यार्थिक न्याय, पर्याय को जो विषय बनाए वो होता है पर्यायार्थिक न्याय। ठीक है, कोई डाउट है? तो सर इसमें जो मूल चीज होगी, कोई प्रश्न यहाँ तक आप किसी को? सर इसमें जो मूल वस्तु एक मिनट, होगी आवाज नहीं आई वो आपकी क्लियर। द्रव्यार्थिक का, जो मूल वस्तु होगी वो द्रव्या होगा, द्रव्यार्थिक में जाएगा, और जो उसके साथ में जुड़ी हुई जो वस्तु होगी वो पर्याय में जाएगा, पर्यायार्थिक में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही वस्तु की बात है, साथ में जुड़ी हुई वस्तु की बात नहीं है। एक ही वस्तु की, जैसे आप एग्जाम्पल को ध्यान रखो, सोने का और कड़े का, मतलब सोने का बना हुआ कड़ा, नहीं सर, तो अब वो दो वस्तु नहीं है, नहीं सर, ये एक ही वस्तु है। नहीं, हाँ, वो मिट्टी वाला एक ही आपने वस्तु में एग्जाम्पल दिया लगेगा। है ना। वो तो मैंने हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप एक ही ले लीजिए सिर्फ। अगर आप एक घड़े को लीजिए, हाँ सर, हाँ हाँ, घड़े को आप लेकर अगर देखते हैं, तो घड़े में आप उस वस्तु को, अगर आप उसके पर्याय को देख रहे हो,
अगर हमारा ज्ञान का विषय उसकी पर्याय बन रही है, हमारे ज्ञान का विषय उसका घड़ा दिख रहा है, तो वो पर्यायर्थिक नय में जाता है, वो पर्याय पर्यायर्थिक। कहलाती हाँ है। हाँ और जो उसके अगर हम मिट्टी हाँ। पने को देख रहे हैं तो वो द्रव्य कहलाता है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बन। हाँ सर, मैं वही कह रही थी कि मिट्टी है, लेकिन अगर इसमें से बनी हुई सारी चीजें है तो वो पर्याय में जाएगी, लेकिन मूल हाँ मिट्टी है तो उसको मूल चीज पकड़नी पड़ेगी, तो वो द्रव्य में जाएगी। हाँ, वस्तु के आपके दोनों धर्मों को देखना आना हाँ चाहिए, क्या इसमें द्रव्य है, क्या इसमें हाँ, पर्याय है। बस वही। ठीक है। हाँ सर, वही। थैंक यू। ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि जैसे कोई पिता भी है, पुत्र भी है और भाई भी है, और लेकिन निश्चय से आत्मा है, तो वो यहाँ लगेगा या नहीं? यहाँ के थोड़ा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का विषय अलग बचेगा, मतलब एग्जाम्पल्स वो वाले यहाँ भी घटित हो सकते हैं, पर उसके अलावा और भी चीजें इसमें आएगी, इसका विषय और अलग है। मतलब जैसे हमने आपको एक आत्मा की बात करी, हमने मनुष्य आपको देख रहे हैं, मनुष्य में हमने देखा कि ये, इसमें अब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक कैसे लगेगा। इसमें जरूरी नहीं है कि जीव को जीव देखना, मतलब जीव द्रव्यार्थिक में जाएगा और शरीर पर्यायार्थिक में जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अंतर ये समझिए, निश्चय व्यवहार में जो विषय जाता है वो होता है जैसी वस्तु है उसे वैसा कहना, ये निश्चय ने है। जैसी वस्तु नहीं है उसको वैसा कहना, ये व्यवहार में है। ठीक है। अब द्रव्य, वस्तु में द्रव्य को देखना द्रव्यार्थिक ने है, और वस्तु में ही पर्याय को देखना ये पर्यायार्थिक ने है। इसमें देखो बहुत बड़ा अंतर मैं आपको एक बताऊंगा कि निश्चय व्यवहार में तो एक ने सत्यार्थ है, एक ने असत्यार्थ है। ये निश्चय सत्यार्थ है और व्यवहार असत्यार्थ है, पर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में दोनों ही नय सत्यार्थ है। दोनों ही नय वस्तु के अंश को बता रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्यार्थ है। बस हम एक में उसके द्रव्य के एंगल को देख रहे हैं और एक में उसके पर्याय के एंगल को देख रहे हैं। घड़ा जो बना हुआ है, हम घड़े को मिट्टी का बना हुआ घड़ा देख रहे हैं, अगर मेरी दृष्टि में घड़ा दिख रहा है तो ये झूठ थोड़ी है, इसको आप किसी भी अपेक्षा से असत्यार्थ नहीं कह सकते। उस घड़े पने को देखना ये पर्यार्थिक नय है, और उसकी मिट्टी को देखना ये द्रव्यार्थिक नय है। अब मैं आपको निश्चय व्यवहार भी लगा के दिखाऊं इसी में, उस घड़े को मेरा कहना ये चला गया व्यवहार ने, और उस घड़े को ही मिट्टी का कहना ये चला गया निश्चय ने। क्लियर हुआ थोड़ा? सर इसी से 4 भेद हो गए यानी इसमें देखा जाए नहीं, तो। भेद तो नहीं चार हुए, मैंने तो इसमें आपको निश्चय व्यवहार लगा के दिखा दिया एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल पे। क्योंकि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक ही होंगे, नहीं अलग है। निश्चय और व्यवहार ने का एंगल ही अलग है बात करने का। वो एक सत्य बताता है और एक असत्य बताता है, एक उपचार बताता है और एक यथार्थ को बताता है, पर यहाँ दोनों ही ने सत्यार्थ को बता रहे हैं। मतलब हमने एक नए से, द्रव्यार्थिक नय से हमने आत्मा देखा, और पर्यायार्थिक नय से हमने ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, जो उसी के पर्याय हैं, पर उसे देखा। सतारी शक्ति वाला, अनंत शक्ति वाला, ऐसा देखा। ये पर्यायार्थिक नय के विषय में जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर विषय पर्याय बन गई है। समझ आ रहा है कुछ कुछ? सर फिर गुण, गुण एक वस्तु के लिए द्रव्य, गुण और पर्याय 3 चीजें होती है ना किसी वस्तु में, फिर इसमें गुण मिसिंग नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला ही ये क्वेश्चन आएगा कि चलो आपने द्रव्यार्थिक में द्रव्य को ले लिया, पर्यायार्थिक में पर्याय को ले लिया, गुण कहाँ जाए? गुण को किस में लेना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ कोई। मेरे हिसाब से तो पर्याय में लेना चाहिए, लेकिन वो द्रव्य का भी गुण है और दोनों में ही होगा, ये तो कंफ्यूजन है। द्रव्य में होगा। हाँ, द्रव्य में गुणों गुणों का के समूह समूह को ही द्रव्य द्रव्य कहते है। हैं। देखिए जो हाँ, गुणों का इसमें समूह ही द्रव्य है। गुणों को इस जो लिया गया है, गुणों को यहाँ पर पर्याय आर्थिक नय में लिया जाता है, क्योंकि वो भेद को दिखाने वाले हैं, और पर्याय कुछ नहीं है, भेद ही है। उन्हीं गुण की पर्याय, उन गुण की अवस्था का नाम ही तो पर्याय है, कुछ अलग थोड़ी होती है पर्याय।
गुण नाम की, पर्याय नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। पर्याय तो उन गुणों के अवस्था का नाम है। इसीलिए गुणों को भी पर्यायर्थिक न्याय के विषय में लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई गुण को किस में लिया गया। चलते हैं। अब आप इसमें अगर बुक आपने निकाली हो तो आप पीडीएफ खोल लीजिए, अगर बुक नहीं है तो। अब इसमें आप पेज नंबर 200 मतलब 207 नंबर पेज पे लास्ट में एक गाथा है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। अगर आप पीडीएफ आपके पास है तो आप खोल लीजिए। वत्थुपमाण विषयम नए विषयम हवई वत्थु एक अंशम जम दो ही निर्णयत्थम तम निखेवे हवई विषयम। वस्तु प्रमाण का विषय है, वस्तु प्रमाण का विषय है। और नए विषयम हवई वस्तु एक अंशम, और नए का विषय क्या है? वस्तु का एक अंश। कि पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है और वस्तु का एक अंश, फिर चाहे वो द्रव्यांश हो या पर्यायांश हो, ये नए का विषय है। और जम दो ही निर्णयत्थम, और जो दोनों ही प्रमाण और नए से निर्णित होता है, निश्चित होता है, वह निक्षेप का विषय है, वह निक्षेप का विषय जाता है। निक्षेप हमने पढ़े हुए, अभी हम उसके तक नहीं जाएंगे। हम अब चलते हैं प्रमाण के विषय में। मैंने आपको बता दिया। देखो, अब इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो हर वस्तु के 4 एंगल होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है। हर वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए इन चारों को जानना समझना जरूरी है। द्रव्य के एंगल से देखें तो हर वस्तु में 2 चीजें लगती है। द्रव्य के एंगल से वस्तु कहलाती है सामान्य विशेषात्मक। अब देखना, यहां अब हम जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कह रहे हैं और जो वस्तु वाला द्रव्य कह रहे हैं वो अलग है। मतलब वस्तु ये हो गया द्रव्य, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं द्रव्य। अब इसमें 4 पार्ट हो गए: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इस द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य में अगर हम देखेंगे तो वस्तु में सामान्य विशेषात्मक होती है। क्षेत्र की अपेक्षा कहलाती है भेदा भेदात्मक। काल की अपेक्षा से कहलाती है नित्य नित्यात्मक। और भाव की अपेक्षा से कहलाती है एकानेकात्मक। 4 चीजें हुई। मैं आपके लिए ग्रुप पे एक चार्ट डाल रहा हूं, आप 2 मिनट उसको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? देखिए, आप ग्रुप पे देख लीजिए, मैंने भेजा है, एक चार्ट भेजा है।
जिसमें आप देखिए उसी के आधार से मैं यहाँ पर अब आगे का विषय लेने वाला हूँ। अगर आप अजय जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो आप स्क्रीन शेयर भी कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि जिनके पास 2 डिवाइस नहीं होंगे वो देख नहीं पाएंगे फिर। मिल गया आपको? कुछ कुछ लोगों ने ग्रुप में देख ही लिया होगा। हाँ, देखिए अब नीचे सबसे पेज नंबर जो उसमें दिया हुआ है, उसमें लेफ्ट वाले पेज पे सबसे नीचे हर वस्तु को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 4 उसमें डिवाइड किया है, जिसमें पहले प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु को बता रहे हैं। सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, नित्य नित्यात्मक और एकानेकात्मक। ये गुण है, ये ऐसे वस्तु में धर्म है। अब उसी को अब आप देखना, द्रव्य वाले पार्ट को अगर हम द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो उसे दिखाई देगा सामान्य। क्षेत्र वाले अंश को यदि हम द्रव्यार्थिक नय का देखेंगे तो वह अभेद दिखेगा। काल वाले अंश को यदि द्रव्यार्थिक नय देखेगा तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, और भाव की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय से एक है। ऐसी पर्यायार्थिक नय में आप देखो, द्रव्य से विशेष है, क्षेत्र की अपेक्षा भेद है, काल की अपेक्षा से अनित्य है और स्वभाव की अपेक्षा से अनेक है। मिल गया आपको? चार्ट देख लिया आपने। अब राइट साइड वाले आप पेज पे देखेंगे, यही बात को बिना चार्ट के लिख के दिखाया गया पॉइंट्स में। प्रमाण में वस्तु, आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? वही वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक है, वही वस्तु भेदा भेदात्मक है, वही वस्तु नित्या नित्यात्मक है, वही वस्तु एक अनेक। वस्तु अलग नहीं है, एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं हम अभी, एक ही द्रव्य में। कोई भी आप लगा लीजिए, ये चारों धर्म हर वस्तु में पाए जाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब कोई भी आप चीज ले लीजिए ना, जैसे आत्मा है, आत्मा एक वस्तु है, आत्मा का द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, आत्मा का कितना प्रदेश है, काल भी है, आत्मा कितने समय से है, और भाव भी, मतलब उसके गुण धर्म आदि क्या है, सब भाव में आ जाएगा। अब सामान्य प्रमाण का विषय में दोनों चीजें बनती है, सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, नित्य नित्यात्मक और एकानेकात्मक। पर द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा सिर्फ सामान्य, अभेद, नित्य, एक। पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा विशेष, भेद, अनित्य और अनेक। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली लगा के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हर एग्जाम्पल जो हर सामने हमारे वस्तु लग रही है, दिखाई दे रही है, आप उस पे ये चारों चीजें द्रव्यार्थिक से भी लगा के देखो और पर्यायार्थिक से भी लगा के देखो। चलिए एक एग्जाम्पल जो अपना चल ही रहा है उस पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे सोने का, स्वर्ण के कड़े का। तो स्वर्ण का जो कड़ा है उसको द्रव्य के एंगल से अगर हम देख रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से उसका द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से देखने पर वो कहलाएगा सामान्य, मतलब उसमें अब कोई भेद नहीं होएगा। क्षेत्र की अपेक्षा से कहलाएगा कि वो अभेद, मतलब उसके जो सोने के सब पार्टिकल्स है सब जुड़े हुए हैं, कोई भेद नहीं है, कोई उसकी फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, सिर्फ सोना दिखेगा, अभेद। फिर काल की अपेक्षा से कितने समय से है वो सोना, कि वो तो अनादि से है, जब से सोना है तब से। कड़ा देखोगे तो वो कुछ समय पहले बनाया होगा, वो तो मतलब सुनार ने उसको बनाया है कड़े को तो। पर सोना यदि हम देख रहे हैं तो उसका काल कब से है, कि काल की अपेक्षा से देखेंगे द्रव्यार्थिक नय से क्या दिखेगा कि वह तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। और ऐसी भाव में भी भाव की अपेक्षा से वह दिखेगा सीधा एक दिखेगा स्वर्ण, उसमें वो नहीं दिखेगा कि कितने गुण हैं, कितनी उसकी पर्याय हैं, कोई भेद नहीं दिख के वो एक दिखेगा। ये सारे द्रव्यार्थिक नय का विषय कहलाता है। अब पर्यायार्थिक नय में आए इसी सोने पे, तो पर्यायार्थिक नय से द्रव्य से वो दिखेगा कोई, मतलब आपको द्रव्य से उसका मूल्य दिखाई दे सकता है, कितनी कीमत है इसकी, मतलब द्रव्य से उसकी वो दिखाई दे सकती है कितनी शुद्धता है इसमें। क्षेत्र से दिख सकता है कितना साइज है, वेट कितना है, कम ज्यादा है, कम कितने ग्राम का है, कितना वो है, उसका क्षेत्र की अपेक्षा से पर्यायार्थिक नय में जाएगा। काल से
भाई कितनी पुरानी वस्तु है ये, कितना पुराना बना हुआ है, कि 10 दिन पहले बना है, 5 दिन पहले बना है, तो इसकी फॉर्मेशन कितने दिन पुरानी है, वो पर्यायार्थिक ने से काल से दिखेगा। और भाव जो देखेगा पर्यायार्थिक ने, वो देखेगा ये कितना पीला है, कितना गुण, मतलब इसमें कितनी पॉलिश हुई हुई है, ये रोज गोल्ड है या नॉर्मल गोल्ड है, ये सारी चीजें उसके भाव में दिखेगा पर्यायार्थिक नय को। तो इसका मतलब पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय ये दो चक्षु के जैसे हैं। ये दो आंखें हैं ना हमारी, इन दोनों को ही यहाँ पर कह रहे हैं, एक द्रव्यार्थिक नय की चक्षु है और एक पर्यायार्थिक नय की चक्षु है। ये दोनों प्रवचन सार में इस तरह का कहा गया है, इस तरह की गाथा ली है कि आगम को समझने के लिए दोनों ही चक्षु का प्रयोग करना होता है। देखो मैं इसके लिए एग्जांपल आपको बता देता हूँ। वहां पे ऐसा लिया कि जैसे ये दोनों नय हमारी दोनों चक्षुओं के समान है। जब द्रव्यार्थिक नय की बात होती है तो पर्यायार्थिक नय को चक्षु को बंद कर लिया जाता है, ठीक है। जब पर्यायार्थिक नय की बात होती है तो द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को बंद कर लिया जाता है। आप देखो ना, जैसे हमें किसी को देखना है, हम आपको देख रहे हैं तो हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, पर यदि हमें किसी चीज पे फोकस करना है तो अब क्या करते हैं? आपने देखा जो लोग आर्चरी करते हैं या मतलब निशाना लगाते हैं, वो क्या कैसे निशाना लगाते हैं? फोकस करते हुए क्या करते हैं? वो एक आंख बंद होती है, उनको एक आंख बंद करनी पड़ती है, कि मतलब सामान्य देखने के लिए तो दोनों आंखें खुली होती है, ये हो गया प्रमाण। पर यदि आपको एक अंश पे फोकस करना है, चाहे द्रव्य पे हो चाहे पर्याय पे हो, तो आपको एक आंख को बंद करना पड़ेगा। बंद करने का अर्थ यहाँ पर होता है गौण करना। आप कभी भी ऐसे देखा कि आंख बंद करने के नाम पे आंख फोड़ लेते हो? आंख को फोड़ लेता है क्या कोई, कि चलो एक ही से तो फोकस होता है तो एक ही से ही है, फिर तो ये फोकस तो एक से होता है, बताइए तो दो की क्या जरूरत है, एक को फोड़ लेते हैं? कि नहीं, यहाँ आंखों को हमें फोड़ना नहीं है। यहाँ इसी प्रकार नयों का यहाँ पर लोप नहीं करना है, अभाव नहीं करना है, सिर्फ उन्हें गौण करना है। प्रसंग की बात है, विवक्षा की बात है। जब द्रव्यार्थिक की बात होगी तो पर्यायार्थिक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा। जब पर्यायार्थिक की बात होगी तो द्रव्यार्थिक को बंद करना पड़ेगा, उसको गौण करना पड़ेगा, पर लोप नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही आंखें हमें जानने के लिए उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार दोनों ही नए जिनागम को पढ़ने के लिए, जानने के लिए उपयोगी है। समझ में आ रहा है आपको बात? क्लियर हो गया है? तो यहाँ पे फिर इनकी बात चली है कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक का स्वरूप, तो ऐसा बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है, उसमें द्रव्य को जो मुख्य करे वो द्रव्यार्थिक नय है, जो पर्याय को जो मुख्य करे वो पर्यार्थिक नय। एक परिभाषा और आएगी यहाँ पर, द्रव्य ही है अर्थ जिसका, वो है द्रव्यार्थिक। अर्थ मतलब प्रयोजन, द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, वो है द्रव्यार्थिक नय। पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, वो है पर्यायार्थिक नय। दोनों नय, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ये वाली इसमें आएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर दोनों नयों को कहा जाएगा कि जब वस्तु में रहने की बात करते हैं तो वस्तु में दोनों ही अंश, चाहे द्रव्य वाला हो चाहे पर्याय वाला हो, दोनों ही बराबर हैसियत से रहते हैं। बराबर है, समानता से रहते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं किसी को मानना। पर हमारा प्रयोजन जिस समय जिससे सिद्ध होगा, हम उसको एक को मुख्य कर लेंगे और एक को गौण कर लेंगे। कई बार हमें द्रव्यार्थिक नय को देखना पड़ता है, मतलब वस्तु को द्रव्यार्थिक नय से देखना पड़ता है, द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से, और कई बार पर्यायार्थिक नय की चक्षु से देखते हो। आप सब, हम सब भी ऐसा ही करते हैं। जब हम मान लीजिए टीचर होते हैं तो हमें सब हमारे कक्षा में होने वाले सबको क्या देखना पड़ता है? विद्यार्थी। हम उसमें डिफरेंस नहीं देखते, डिफरेंस नहीं देखना चाहिए। और जब अपनी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी देखनी हो, अलग अलग किसी का बताना हो, किसी के बारे में जानना हो, तो उसको अलग अलग रूप से भी देखा जाएगा, वहां अलग प्रयोजन हो सकता है। जब हम देश की बात करते हैं तो जब हमें अपनी एकता दिखानी होती है, जब हमें अपने देश में या अपने उसकी देशभक्ति बतानी होती है, तो हम कोई भेद ना देख के सबको एक देखते हैं, वो है इंडियन या भारतीय।
फिर हम ये नहीं देखते हैं कौन मराठी है, कौन गुजराती है, कौन बंगाली है, कौन, मतलब ये सब नहीं देखते। फिर एक आइडेंटिटी देखने के लिए, मतलब बिल्कुल सबको एक समान एकता के लिए अगर हम देखेंगे देशभक्ति के लिए, तो हम सबको एक कहेंगे। ये द्रव्यार्थिक न्याय में चला गया, सब में रहने वाला इंडियन अंश। और उसके अलावा अगर हमें सबकी अलग अलग आइडेंटिटी देखनी है, सबकी अलग अलग भाषा देखनी है, कल्चर देखना है, ड्रेस देखनी है, उनका अलग अलग रहन सहन खान पान देखना है, तो डिफरेंस देखना होगा। तो वो डिफरेंस को देखना कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय, उनकी विशेषता को देखना। अब आप कहोगे नहीं नहीं विशेषता तो बेकार है, नहीं नहीं हम तो देशभक्त है, हम तो इंडियन है, हम तो इंडियन ही है। पर हर जगह इंडियन से काम चल जाएगा आपका? ये नहीं चलेगा। आपसे पूछा जाए आपका जन्म कहाँ हुआ है, आधार कार्ड में या किसी बैंक में, तो आप क्या लिखोगे? इंडिया लिखोगे वहां पर? या आपको यही लिखना पड़ेगा कि हम मतलब नागपुर में हैं या एमपी में हैं? हमें यही विशेष ही बताना पड़ेगा कि नहीं? विशेष आइडेंटिटी के लिए तो हमें उसका विशेषता का उपयोग करना ही पड़ेगा। इसका मतलब दोनों के अपने अपने महत्व। कोई लोग इंडियन के नाम पर लड़ रहे हैं, कोई लोग विशेषता के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही झगड़ों का समाधान स्यादवाद से होता है, कि जहां आपको एकता दिखानी है, जहां आपको सामान्य देखना है, वहां आप सामान्य अंश को देखो, द्रव्यांश को देखो। और जहां आपको स्वतंत्र आइडेंटिटी देखनी है, क्वालिटीज देखनी है, प्रयोजन पूरा करना है, तो वहां आपको विशेषता देखनी होगी, क्योंकि वस्तु में दोनों ही धर्म है। जैसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इसलिए आ रहे हैं, पर आप उसको अलग अलग तरह से आप और ढूंढिएगा। जैसे वही बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, तो तीनों है तो एक ही चीज, तीनों एक ही चीज है। तो अगर सामान्य रूप से देखना है, यदि हमसे पूछा जाए कि भाई ये कितना है, तो हम सामान्य रूप से देखेंगे तो एक कह सकते हैं। पर जब आपको प्रयोग करना होगा, जब आपको अपना कार्य सिद्ध करना होगा, तो आप गेहूं नहीं खा सकते या आटा सूखा नहीं खा सकते, आपको उसको रोटी की फॉर्म में उसकी विशेषता को जानना पड़ेगा। जहां जैसा प्रयोजन होता है वहां हम उस प्रकार से प्रयोग करते हैं। बस इसी का नाम है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में। देखो ये अंतर बिल्कुल दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। निश्चय व्यवहार में एक सत्य और एक असत्य, मतलब एक सत्यार्थ और एक असत्यार्थ बताता है। पर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में दोनों ही नए सत्यार्थ पने को बताने वाले हैं। दोनों ही नए जो है वो सत्यार्थ होते हुए भी एक द्रव्यार्थिक अंश को बता रहा है और एक पर्यायार्थिक अंश को। आपके पास अगर हमारी वो नए वाली नए चक्र गाइड हो, आपने देखी होगी, तो उसमें आप देखोगे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के लिए और निश्चय व्यवहार में डिफरेंस बताए थे। डिफरेंस, आप में से किसी के पास अभी वो पुस्तक खुली हुई हो तो आप वो चार्ट एक बार दिखा खोल सकते हैं, क्या अंतर होता है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में। देखिए मैं एक बार ग्रुप पे डाल देता हूं। अभी वो उस पुस्तक में नहीं मिला है, शायद मैंने दूसरी पुस्तक में देखा है। तो जैसे ही मुझे मिलेगा मैं पेज की फोटो उस पर डाल दूंगा ग्रुप पर। मतलब द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय और निश्चय व्यवहार में डिफरेंस उसमें बताया गया है।
हाँ, नए चक्र गाइड में पेज नंबर क्या है? 14 है सर, 14 नंबर के पेज पे है। गाइड, अच्छा नए चक्र गाइड बुक में। लेकिन उसमें तो निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दिया है, नॉट द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। हाँ, गाइड में तो नहीं है, नहीं गाइड है, में हाँ नहीं है। वो दो हाँ। निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय में ये तो डिफरेंस किया हुआ है। पर इसमें नहीं होगा ना, ये अध्यात्म के नहीं है इसलिए। हाँ, मतलब एक पुस्तक में मैंने इसमें अभी नहीं कुछ समय पहले होगा। भी देखा था, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं डालूंगा ग्रुप पर। उसमें दिया हुआ है कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में और निश्चय व्यवहार में इनमें क्या आपस में डिफरेंस है, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो अभी ये देखिए, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों की परिभाषा हो गई है। दो वस्तु के अंश कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिया है। द्रव्यार्थिक नय का विषय कौन सा अंश बनता है और पर्यार्थिक नय का अंश कौन सा विषय बनता है, ये थोड़ा हो गया है। अब हम थोड़ा सा जीव पे एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं। सोना चांदी घड़े मिट्टी तो बहुत हो गए, जीव पे लगा के देख लेते हैं कि द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से जीव कैसा दिखता है। तो देखो, सर एक क्वेश्चन है द्रव्यार्थिक, हाँ सर, जो वस्तु है ना, जैसे हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं सोने के कड़े का, तो उसमें हम कह रहे हैं कि द्रव्य तो सोना है और उसकी पर्याय है सोने का कड़ा, सही है ये हाँ बात? तो सर फिर वस्तु क्या है, फिर हाँ, वस्तु क्या चीज हुई फिर वस्तु इसमें? वस्तु हो गई सोना प्लस सोने की पर्याय। वो पूरा जो अभेद बना वो है वस्तु, और वो वस्तु है प्रमाण का विषय। बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि सोना ये कहलाता है द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, और सोने की जो पर्याय हैं घड़ा या वो कड़ा आदि कुंडल आदि, ये पर्यायर्थिक न्याय। और वस्तु हो गई सोना प्लस पर्याय, क्योंकि दोनों में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं दिखेगा आपको कि नहीं सोना अलग हो जाएगा, द्रव्य अलग है और पर्याय अलग हो जाएगी। क्योंकि कोई भी ना तो द्रव्य ऐसा है जो पर्याय के बिना हो, और कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो द्रव्य के बिना हो। तो वस्तु का नाम कंबाइन कैसे देखना, हम एक वस्तु बोलते हैं नाम, कि भाई पेन एक वस्तु है, तो फिर हाँ तो तो पेन आप को बताइए फिर ना, पेन, हम्म, पेन आपने जो पेन को एक वस्तु कहा है, ये हम्म, एक तरह से देखो आपने वस्तु का नाम नहीं दिया है, ये आपने उसकी पर्याय को नाम दिया है। अभी मैं उस हाँ पेन को मैं यही तोड़ कह दूं रही हूँ। तो भी आप उसे हाँ, पेन कहोगे क्या? नहीं टूटा हुआ पेन कहेंगे। मतलब वो पेन का काम ही नहीं करेगा। हम्म, टूटा हुआ पेन तो पर्याय बदल गई, आपने नाम भी बदल दिया फिर। अब वो पेन तो नहीं कहा हम्म। जा रहा, तो तो पर्याय फिर भी बदल वस्तु, गई, नाम बदल गया। हाँ, वस्तु का क्या नाम हुआ फिर? जैसे पेन के लिए मैं वस्तु, वस्तु क्या? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप वस्तु की अपेक्षा से देखोगे तो वस्तु में तो भेद ही नहीं बन पाएंगे। अगर आप देखोगे तो वो कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ पुद्गल। पुद्गल देखना तब कहा जाएगा आपने उसे वस्तु को देखा, मतलब उसमें कोई भेद ही नहीं। आपने कह दिया पेन है, मोबाइल है, ग्लास है, कॉपी है, ये सब तो आपने पर्याय देखी, वस्तु कहाँ है? ये तो पर्याय को ही विषय बनाया ना हमने। तो तो मतलब इस शायद ये साहित्य एग्जाम्पल में से प्लास्टिक थोड़ा बोला, थोड़ा, उत्कल ही नाम है। हाँ जी, जैसे यदि साहित्य प्लास्टिक बोला है तो प्लास्टिक का पेन, तो वो किस में प्लास्टिक आएगा? आप लगा सकते हो, प्लास्टिक आप एक एग्जाम्पल में आप इसे कहो कि प्लास्टिक है, ये हो गया, आपने उसके द्रव्यांश को देख लिया, द्रव्यांश को। और हमने उसको कह दिया प्लास्टिक से क्या बना है, बनती तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक का पेन बन गया, ये हो गया उसका पर्यायांश। और पूरा अगर हम जोड़ के कहेंगे तो प्लास्टिक का पेन, ये हो गया द्रव्य और पर्याय को जोड़ के। ठीक है सर, ओके। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मुश्किल नहीं है, बस इतना है कि हमारे प्रचलन में कम आता है ये, और बहुत यूज करते हैं हम। जैसे निश्चय व्यवहार का यूज होता है ऐसे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक का यूज होता है, हम बोलते नहीं है पर इस तरह से प्रयोग करते रहते हैं। आप तो देखो सर ना, जैसे आप जब, मतलब जैसे आप प्लास्टिक की बात, इसी एग्जांपल को जब आप जैसे होता है ना, वो लोग अपने सामान को स्क्रैप कराते हैं, कबाड़ी वाले को देते हैं। अब कबाड़ी वाले के सामने आपने बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें लाई, अब आप उनको क्या देखते हो?
आपने मान लीजिए एक टूटी हुई चेयर लाई, आपने टूटा हुआ प्लास्टिक स्टूल ला दिया, बोतल दे दी, अब आप तो नहीं कह रहे कि ये बोतल है, अब आप तो नहीं कह रहे ये चेयर है, और वही वस्तु है, वही चीज है। अब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। अब हम उसका क्या देख रहे हैं, अब हम उसको प्लास्टिक देख रहे हैं, कितना उसमें प्लास्टिक हो गया, कितना उसमें मेटल हो गया, अब हम उसके द्रव्यांश को देख रहे हैं। ये द्रव्यार्थिक नय का चला गया, मतलब आपने ही प्रयोजन वहां पे बदल गया ना, तो वहां पे प्रयोजन बदलने से आपका भी देखने का नजरिया बदल जाता है, हम दूसरे अंश को देखने लगते हैं। अब जब दूसरा प्रयोजन होगा, अब हमें कोई कहे कि बैठने के लिए कुर्सी लाइए, तो अब आप ये सोचते नहीं हो कि ये भी प्लास्टिक है, तो ऐसा करते हैं उनके लिए हम ग्लास लेके चले जाते हैं या कुछ और लेके चले जाते हैं कि प्लास्टिक ही तो है, कि नहीं वहां प्रयोजन बैठने का है, तो वहां विशेष पर्याय को देखकर उससे संबंधित कार्य करना है, वही संबंधित वस्तु लाई जाएगी। एंगल है देखने का, नए इसी का नाम है देखने का नजरिया। सर तो जो नए चक्र में हमने जो 8 भेद पढ़े थे ना उसके उपचरित और हाँ जी, अनुपचरित हाँ वाले, जी, हाँ जी। तो वो उसमें कैसे रिलेटेड रहेंगे? वो अभी हम जब इनके भेद पढ़ेंगे ना, तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कनेक्शन। पर अभी ये समझिए कि वस्तु में दो तरह से है, शक्कर है, गुड़ है, गन्ना है, सब में आप मिठास 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 देख रहे हो, तो ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। आप उनको अलग अलग तरह से देख रहे हो तो पर्यायर्थिक नय। आप शक्कर में भी लगा लीजिए, व्हाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, जो जो शुगर आती हो, या कोई मतलब मान लीजिए खांड हो, या उसको पीसा हुआ बूरा हो, सब में आप मिठास 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 देख रहे हैं, तो ये द्रव्यांश को विषय करना हो गया। और आप उसको व्हाइट ब्राउन मतलब सॉलिड या पाउडर ऐसे फॉर्म में देख रहे हो, इसको दृष्टि बना रहे हो, तो ये कहलाएगा पर्यायर्थिक नय का विषय। समझ में आ रहे हैं? सर ये आत्मा में कैसे लगेगा? हाँ, आत्मा पे आ जाते हैं। आत्मा को आत्मा देखना, जीव देखना, ज्ञान दर्शन आदि का अभेद स्वरूप देखना। अभेद कहा मैंने, ज्ञान दर्शन चारित्र अभेद अनंत गुण वाला देखना, जीव देखना, आत्मा देखना, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। परंतु आत्मा को मनुष्य गति, तिर्यंच गति, इन पर्यायों से देखना, तिर्यंचत्व को, मनुष्यत्व को, फिर उसमें भी छोटा बड़ा, ये सब उसकी पर्यायों को देख रहे हैं। और ये तो थोड़ा सा शरीर पे लग गया, आप आत्मा पे भी लगा सकते हो। अब उसी में आत्मा में भी उसको अलग अलग गुण से देखना, अलग अलग उसके भी भेद कर लेना, कि ये जो आत्मा है ना, मतलब अभी हम अपनी आत्मा की बात करें तो अभी ये वाला आत्मा मनुष्य गति के शरीर में है, मनुष्य रूप मनुष्य आयु वाले शरीर में, ऐसा देखना। क्योंकि हमने आत्मा में भी भेद कर दिया ना, हमने उसको मनुष्य से देख लिया, तिर्यन से देख लिया, हाइट हेल्थ से देख लिया, अवघाना से देखा। बोलते हैं ना, इस जीव की कितनी अवघाना है। अब जीव की अवघाना सुन के हम ये नहीं बोलते कि जीव की तो अवघाना नहीं होती, हम वहां पे वो उससे संबंधित अवघाना बताते हैं, क्योंकि वहां पर पर्यायर्थिक नय को मुख्य करके प्रश्न पूछा गया है। कोई आपसे पूछे भगवान आदिनाथ की कितनी अवघाना थी, तो आप ये नहीं लिखते वहां पर प्रश्न में कि आत्मा की तो अवघाना होती ही नहीं है। वहां पे हम उससे संबंधित उसके पर्याय अंश को देखकर उसकी अवघाना बताते हैं। वो सही है बात, वो जिनवानी में भी नहीं, उसको कहना गलत नहीं है। तो आत्मा में भी इतने सारे एंगल से जब उसको देखेंगे, और यहां तक कि आप आत्मा में गुण का भी भेद करोगे, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, कि जो जानता है वो आत्मा है। तो यहाँ पर आपने आत्मा द्रव्य को मुख्य नहीं किया, आत्मा के एक गुण को हाईलाइट कर दिया, इसलिए ये भी पर्यायर्थिक नय में चला जाता है। इतना सूक्ष्म है, समझ में आ रहा है? नहीं? सर मुझे एक डिफरेंस जो समझ में आया, तो पहले का जो निश्चय हुआ था उसमें एक ही भाव के बारे में क्लासिफिकेशन, और ये जो है इसमें जो एक पर्याय के बाद जो दूसरी पर्याय आती है उसको लिया हुआ है। ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं, निश्चय नय की परिभाषा थी एक ही द्रव्य को उसी का कहना, ये द्रव्यार्थिक नय है। उसका कहना, उसका कर्ता कहना, उसका भोक्ता कहना, उसका स्वामी कहना, ये निश्चय नय का विषय है।
और एक ही द्रव्य को दूसरे का कर्ता, दूसरे का भोक्ता, दूसरे का स्वामी, दूसरे का एकत्व ममत्व जोड़ना दूसरे से, ये व्यवहारने का विषय था। अब यहाँ पे दो तो है ही नहीं, ये आप समझिए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में दो द्रव्य ही नहीं है, एक ही की बात चल रही है। एक ही वस्तु पे उसके ही द्रव्य वाले एंगल को देखा तो द्रव्यार्थिक नहीं है, पर्याय वाले एंगल को देखा तो पर्यार्थिक नहीं है, बस इतना सी बात। बहुत सारे क्लास में विद्यार्थी, हमने सबको स्टूडेंट देखा, ये द्रव्यार्थिक नहीं है, और उनको ऐसा ऐसा अलग अलग क्वालिटी से देखा, टॉपर देखा या वो देखा, ये सब पर्यायार्थिक नहीं, ये अंतर जाएगा। इस तरह से इनमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में अंतर चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रंथों का एग्जांपल दिया है वो ये है, जैसे अग्नि है, अग्नि अग्नि होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता, तो ये चला गया अग्नि को देखना द्रव्यार्थिक में। पर भेद से अगर देखिए पर्यायार्थिक में से तो कहलाता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि घास की अग्नि जो घास जला के बनी हो, फिर एक कंडे की अग्नि जो कंडे से बनी हो। आज के जमाने से हम कहे कि भाई वो एक सीएनजी से लगी हुई अग्नि, एक पेट्रोल से लगी हुई अग्नि, एक डीजल से लगी हुई अग्नि, इतनी तरह से हो गई ना। तो अग्नि में क्या डिफरेंस है उनमें सब में? डिफरेंस है भी और नहीं भी, उसकी अवस्था, उसके कारण, वो किससे जली है, इस अपेक्षा से देखेंगे तो बहुत सारी अग्नि अलग अलग अंतर दिखेंगे। और यदि हम इन अंतर को ना देखकर सिर्फ एक अग्नि बने को देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अब जिनवाणी में आप लगा लीजिए, ये मनुष्य जीव है। जीव कितने प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी। तो जीव को ही 4 कह दिया, अजीब की तो बात ही नहीं है, दो द्रव्यों की बात ही नहीं, जीव में ही हमने 4 एंगल से देख लिया, ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। और जीव को जीव देखा जो सामान्य, अभेद, नित्य, एक है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी हम मतलब इतना ये जो बात विषय देखी है, ये हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब अगर हमें दृष्टि का विषय जानना है, दृष्टि का विषय समझना है, तो ये विषय बहुत जरूरी है, निश्चय व्यवहार से भी ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि दृष्टि के विषय में उस द्रव्य को ही मुख्य किया जाता है, यहाँ तक कि जीव द्रव्य की पर्यायों को भी गौण करना। तो ये काम द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक का ही स्वरूप है। प्रश्नार्थन है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है, कैसे है, शामिल है तो कैसे है, कैसे नहीं है। तो ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय को ही जानकर समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? तो अभी हमने ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का दोनों का थोड़ा सा स्वरूप यहाँ पर समझा है। फिर अगर हम इसमें आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हुए जब बात बढ़ रही है, तो इनके अब कुछ प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में कुछ प्रश्न उत्तर, और ये प्रश्न उत्तर बहुत उपयोगी है। इनको हम अब वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पढ़ के कवर करेंगे। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, आप इसमें पीडीएफ में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 222 है। मतलब ये बहुत ही अपना शॉर्ट में पढ़ने वाला विषय है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसका वेटेज भी कम है और हम इसके प्रयोग जितने करेंगे उससे हम ज्यादा सीखते हैं। तो अब आप देखिए, इसमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय के कुछ प्रश्नोत्तर है जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है वो कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा एक द्रव्यार्थिक न्याय के भेद और एक आएगा पर्यायार्थिक न्याय के भेद। इतना हमें इसका पढ़ना है बस, ठीक है। अब प्रश्न उत्तर में आप निकाल लीजिए, हम 2-3 प्रश्न, एक दो प्रश्न आज पढ़ लेते हैं, जिसमें हम प्रश्न का पहला ही प्रश्न जो है वो ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा है द्रव्य और पर्याय के समान गुण भी तो वस्तु का अंश है। जो आपका प्रश्न था कि गुण किस में जाएंगे, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं गुणार्थिक न्याय भी तो होना चाहिए एक, आप बना देते एक, क्या जा रहा था? द्रव्यार्थिक में द्रव्य चले जाते, पर्यायार्थिक में पर्याय चले जाते, ऐसे गुणार्थिक में गुण चले जाते। फिर ये बात कही कि नहीं, क्या ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि गुण द्रव्य और पर्याय के अतिरिक्त यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रव्य
और पर्याय के अतिरिक्त, या हम कहें कि गुण का इन्हीं से संबंध है, कुछ अलग से नहीं है। हम ये कह सकते हैं द्रव्य के सामान्य और विशेष दो स्वरूप होते हैं, जिसमें गुण को हम कह सकते हैं विशेष में चले जाता है, विशेष ही। क्योंकि यदि देखा जाए तो तत्वार सूत्र में पर्याय कही गई है, और पर्याय के दो तरह से स्वरूप जिन आगम में मिलते हैं, क्रम भावी और एक सहभावी। और सहभावी पर्याय ही गुण होती है, मतलब उनको गुण ही कहते हैं, सहवर्ती जिन्हें कहते हैं। तो यद्यपि वो सहवर्ती, उनको आगम में पर्याय नाम से ही बताया गया है, इसलिए गुणार्थिक नय कहने के अलग से आवश्यकता नहीं है। पर्याय में दो आ गई ना, एक सहवर्ती पर्याय और एक क्रमवर्ती पर्याय। एक सहवर्ती जो साथ साथ हो रही है, एक साथ ही रहती है हमेशा, उसमें सारे ज्ञान दर्शन चारित्र आ जाएंगे। और पर्याय क्रमवर्ती में क्रम से होने वाली पर्याय जो एक के बाद एक के बाद एक होती है, वो इसमें चली जाएगी पर्यायार्थिक में। तो ये दोनों ही पर्यायार्थिक नय में जाते हैं, क्रमभावी और सहभावी। सहभावी गुण होते हैं, पर वो भी पर्याय ही संज्ञा कहलाती है, इसलिए अलग से नाम हमने नहीं लिया है। ठीक है, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं। एक मैं वो ग्रुप पर डाल देता हूं, आप अभी देख लीजिए। सर ये पुरुषार्थ स्थिति में आया था ना, क्रम भावी और स्वभावी, कोई गाथा में? क्रमभावी और सहभावी पुरुषार्थ सिद्धि में देखना पड़ेगा, मतलब अभी एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके। तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए मैंने ग्रुप पे डाला है एक इमेज, आप उसे देखिए, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए मैंने उसमें मतलब नोट्स में जो अपने बनाए हुए हैं उसी में लिखा है पर्याय के दो भेद हो गए, एक सहभावी जिसमें जाते हैं गुण धर्म, और एक हो गया पर्याय क्रमभावी जिसमें जाती है ये बदलने वाली प्रति समय की पर्याय। और ये पर्याय के ही भेद होने से दोनों ही पर्यायार्थिक नय में चले जाते हैं। देख लिया आपने, सभी ने, मिल गया आपको? इस तरह से गुणार्थिक नय अलग से नहीं बनाया गया है, मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं। देखो एक और मैं इसमें आपको इजी तरह से लिंक बताता हूँ। गुणों को ही जब आप अभेद करके देखोगे तो वो द्रव्यार्थिक दिखेगा, और जब आप गुणों को ही भेद करके देखेंगे तो वो पर्यायार्थिक बन जाएगा। गुणों को ही जब भेद करके देखते हैं तो पर्यायार्थिक नय का विषय चला जाएगा, और गुणों को जब अभेद वस्तु के रूप में देखेंगे, जैसे हमने ज्ञान दर्शन चारित्र को अभेद कर दिया, तो वो द्रव्यार्थिक नय में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट लिया है कि गुण अभेद रूप से द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और गुण भेद ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। थोड़ा सा मतलब ये टेक्निकल हो गया, थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, पर इतना समझिए आगम में गुणार्थिक ने अलग से नहीं बनाया, क्योंकि गुणार्थिक में पर्यायार्थिक में ही गुणों को शामिल कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम अभी इतना ही लेंगे। इस प्रश्न तक हमने ये चीज ली है। अब अगला जो आगे प्रश्न आएगा, अभी यहाँ पे 2-3 प्रश्न इसी बात की सिद्धि में लिए गए हैं कि गुण भी पर्याय ही, गुण पर्याय का ही रूप है। बहुत जगह के प्रमाण देंगे जहां पर कई बार गुण को पर्याय ही लिख दिया, आचार्यों ने लिखा है, तो इस तरह से उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब हम इसके बाद का विषय अगली कक्षा में देखेंगे, और आप थोड़ा सा इसको यहाँ तक का पढ़िएगा। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में हमने जो आज विषय देखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज से। मतलब वर्ड टू वर्ड हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस बुक एग्जैक्टली ये वाली नहीं है, हमें विषय समझना है और आपको साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाते जाने हैं। पेज नंबर 207 से 225 तक हमने आज पढ़ा है, देखा है यहाँ तक का विषय। ये यहाँ तक आप जरूर देख कर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का विषय लेंगे। ठीक है।
सर एक तो रिक्वेस्ट थी, अगर ग्रुप के सभी मेंबर्स को ये टाइम सूट करता हो सैटरडे इवनिंग, तो अगर ये चीज पूछ लें, अगर आपको भी सूट करता हो मुझे मॉर्निंग हाँ सूट मतलब होता है। मुझे तो चल जाएगा, बाकी आप लोग एक हाँ बार देख लीजिए। अगर ये टाइम रहेगा तो हम अगली बार भी यही लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा ये भी रहता है कि कई बार ऑफलाइन प्रोग्राम्स बहुत चलते रहते हैं। जैसे अभी स्टानिका में विधान आदि चल रहे हैं, कहीं पे कुछ होता है तो उसमें भी बिजी रहते हैं, और भी दूसरी मतलब कक्षा मतलब पाठशाला आदि रहती है, तो ये सब हो जाता है। आप लोग के यहाँ भी इस तरह का इशू होता ही होगा, जहाँ ऑफलाइन प्रोग्राम कार्यक्रम आदि होते हैं सब मॉर्निंग में ही होते हैं मोस्टली। तो अगर रहेगा सूटेबल सबको, आप लोग कहते हैं तो हम शाम को भी ले सकते हैं। हम वो इसी तरह से, थोड़ा सा आज भी लेट हो गया था, तो हम प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, जो ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा। 1.5 घंटे के हिसाब से हम कवर कर लेंगे विषय। सर सब लोग अपना लिख दें उसमें व्हाट्सएप में, किस 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 को सूट करना है, पता चल हाँ, जाएगा। हम एक पोल, एक वोट वाला लगा देंगे, उससे पता लग जाएगा। ऑप्शन 2 ही है हमारे पास, सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे इवनिंग। ठीक है। सर मैं सर आप ग्रुप जो में नहीं हूँ, डिफर लेकिन मुझे चल जाएगा। हम्म। सर आप जो डिफरेंस बोल रहे थे वो अनुपम खोज बुक में है? नहीं, अनुपम खोज द्रव्यात्मक बुक में भी नहीं है नहीं है, शायद। ओके। सर प्लीज आप डाल देना, हाँ, मैं डाल आपको मिले दूंगा। तो। ओके, थैंक यू। मुझे ये टाइम और सूट होता है, आई विल राइट इट। एक और बात ये आप सभी से हम मुझे शेयर करनी थी। जैसे हम अभी टीचर मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी ये एक फीडबैक आया था, और बाकी टीम लीडर्स ने, बाकी टीचर्स ने भी इस तरह का बताया कि जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास समय है और आप थोड़ा अपने ज्ञान ज्ञान का और विकास चाहते हैं, तो हर मतलब बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा टाइम पे भी क्लास चल रही है। एक्स्ट्रा टाइम पे मतलब वो एक तरह से क्लास ना होके ग्रुप डिस्कशन का रूप दिया जा रहा है जिसको। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स आपस में एक समय पर बैठते हैं, आधा घंटा या 45 मिनट्स तक, जैसा सबको सूटेबल हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी नहीं है कि उनको वीक में सिर्फ एक ही घंटे का टाइम मिलता होगा, या एक ये क्लास के टाइम हो सकता है आपके पास बाकी पूरे वीक में और भी आपके पास टाइम रहता हो, और आपको इच्छा होती हो कि हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या हम इसी विषय को। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं बैठ पाते अकेले, खुद मन नहीं करता है। तो एक अगर ऐसा ग्रुप डिस्कशन के रूप में भी हम वीकली जो सूटेबल समय हो, टाइम हो, दिन में, शाम को, सुबह, वो भी कर सकते हैं। उसमें बहुत से बैचेस में का अच्छा फीडबैक किया है। स्टूडेंट्स अपने पर्सनल अनुभव भी बताते हैं, और उसमें रीडिंग वाला पोर्शन बहुत कवर हो जाता है। जो सेल्फ स्टडी वाली बुक्स होती हैं उसके लिए आपको फिर अलग से नहीं बैठना पड़ता है, उसी में बहुत सारी बुक्स कवर कर लेते हैं। और कोई डाउट होता है तो कोई दूसरा समझा देता है, किसी को कोई क्लियर, मतलब सबके ज्ञान क्योंकि अलग अलग है, तो हमें किसी की हेल्प मिल जाती है, हमारी हेल्प दूसरे को मिल जाती है, तो ये बेनिफिट उसमें हो जाता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। टीम लीडर अजय जी, नरेश जी, हम एक बार डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ग्रुप पर डालेंगे। दूसरा एक सबसे बाकी भी ये कहना था कि एक इम्पोर्टेंट भी ये फीडबैक भी बाकी ग्रुप से भी आया है कि जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ जिनागम के किसी सिद्धांत को समझ के या किसी बात को अप्लाई करके हमारी लाइफ में कुछ चेंज आता है या कोई बेनिफिट होता है, बहुत बड़ा नहीं, कुछ छोटा सा भी कोई घटना हुई जिसमें हमें कुछ अच्छा एकदम तत्व ज्ञान के माध्यम से हमने उसका प्रयोग किया, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर ग्रुप पर शेयर करें। हमारा जो मेन ग्रुप है आप उस पर शेयर कर सकते हैं कि अभी ऐसा प्रसंग बना था, ऐसी घटना हुई, उसमें हमने अपने इस विषय के माध्यम से ये चीज अप्लाई करी, जो हमने अनुभव की हो, एक्सपीरियंस की हो। तो उससे ये होता है कि एक तो उस बात को जानकर हमें बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इस तरह का मिलता है कि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल पढ़ाई कैसे है उसके लिए, क्योंकि हो सकता है हमारी लाइफ में एग्जाम्पल नहीं बन रहे, पर जब 10 लोग, 15 लोग के, और उनके अलग अलग डेली रूटीन सब अलग अलग फील्ड से हैं, तो हमें उनके अनुभव से भी बहुत कुछ जानने के लिए मिल सकता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि हमारा ग्रुप भी एक्टिव रहता है, आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि अब हम 3 साल से कंटिन्यू पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हम सबको जान ही गए हैं, और भी हम उसको और बढ़ा सकते हैं। पर्सनल भी हम उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करके एक दूसरे के उसको हेल्प कर सकते हैं। टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। टीचर इन्वॉल्व इस तरह से कि आपकी प्रॉब्लम से अगर हम कोई तत्व ज्ञान को अप्लाई करके बता सकते हैं,
तो वो बेनिफिट होता है, हमें और चीज वो अच्छे से समझ में आती है। तो आप इसको स्टार्ट करिए। मैं मतलब, क्योंकि घटनाएं तो हमारे जीवन में होती रहती है, ऐसा मैं नहीं मानता किसी के बहुत स्मूथ चलता होगा या बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, और हम उसको कभी तत्व ज्ञान से और कभी बिना उसके मतलब टैकल भी करते ही है। तो हम उसको अगर डालेंगे, ग्रुप पर लिखेंगे, तो हमें भी उसका उसमें प्राउड अनुभव होगा और दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए ये आप कर सकते हैं, एक ये इनिशिएटिव हम ले सकते हैं। सर हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ सर, जो सैटरडे मॉर्निंग में ना पीएच डिस्कशन का भी एक बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन उसी समय हम्म। हमारी क्लास रहती है ना, तो वो फिर हम लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये मैं ज्यादा वो अच्छा रहेगा मतलब अपने आप ग्रुप ये में। देखिए, वो एक एक ग्रुप ने ही, मतलब एक क्लास ग्रुप ने ही अपना इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। वो खुद भी स्टूडेंट्स है सब, उन्होंने शुरू समागम करके और वो एक ऐसा डिस्कशन किया क्लब गया। हाँ करके है। हाँ, डिस्कशन क्लब करके उन्होंने खुद स्टूडेंट्स का डिस्कशन ही क्लब, ग्रुप है वो। समागम और डिस्कशन क्लब। और वो अपने हर वीक में एक स्पेशल गेस्ट टीचर को बुलाते हैं। एक बार उन्होंने मुझे भी बुलाया था जिस सैटरडे हमारी क्लास नहीं थी। तो ऐसे वो कुछ मेन क्वेश्चंस जो टीचर्स से डिस्कस करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी क्वेरीज जो लाइफ में अप्लाई होती है, उसको वो डिस्कस करते हैं। एक वो भी तरीका है, हम अपना भी इस तरह से अपना ही जो है कर सकते हैं, या रीडिंग कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई किसी सेमेस्टर में सेल्फ स्टडी का विषय नहीं है, तो आपको एक बुक लगा सकते हैं कि हम खुद, एक बुक है उसकी पीडीएफ खोल के रीडिंग करेंगे 20 मिनट 30 मिनट। तो इस बहाने हमारा स्वाध्याय भी होगा, और जिनको समय नहीं मिल पाता है वो इस उद्देश्य से भी करेंगे। इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, डिस्कशन होगा, तो विषय और स्पष्ट होगा, मतलब एक्चुअल में हम विषय को फिर समझ पाएंगे। तो आप सब इसके लिए करिए, और बाकी तक भी ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं किसी के तरह भी। और हम अगली कक्षा में अब आगे का विषय पढ़ेंगे, तब तक आप इतना पढ़ के आइएगा। ठीक है? कोई डाउट किसी को? शाम को ही सुबह होगी? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का आपको बता देंगे, पहले से ही बता देंगे। बताइएगा प्लीज। हाँ हाँ, 2 दिन पहले बता देंगे। इस बारे आपने जल्दी बता दिया था, उसके लिए थैंक यू। हाँ, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, जितना भी जैसे डिसाइड हो जाएगा बता देंगे। थैंक यू। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जय जय।